बीघा एंड गुंठा आर, ये क्या है? बीघा, इतने बीघा खेत, एंड गुंठा, these are the type of village house, the type of hybrid seeds, the measuring unit of grain, the measuring unit of land area. क्या है ये? हम्म, the measuring, हाँ, यूनिट ऑफ लैंड एरिया। बीघा में खेत भी होते हैं, 4 बीघा खेत, 2 बीघा खेत, गुंठा भी उसी तरीके से है। तो फाइनेंस रेज्ड टू ऑपरेट ए बिजनेस इज कॉल्ड, फाइनेंस रेज्ड, किसी ने पैसा दे दिया, टू ऑपरेट, कभी कभी बैंक भी देता है, ऑपरेट अ बिजनेस इज कॉल्ड, तो उसे क्या कहेंगे? कैपिटल, ठीक है। मतलब अगर आपने अपना पैसा लगाया है किसी भी बिजनेस को खड़ा करने के लिए, या तो आप खुद पैसा लगाओगे या क्या होगा, किसी से लोगे, लेकिन अगर जो भी पैसा लगाया गया है या लिया गया उसे क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड कैपिटल। तो उसमें से आप कुछ चीज़ें खरीद लोगे और कुछ रोटेटरी में भी होंगे और कुछ फिक्स्ड कैपिटल बन जाएगा। अब देखो, मिनिमम वेजेस फॉर ए फार्म लेबर सेट बाय गवर्नमेंट इज, वेजेस फॉर ए फार्म लेबर, जो खेत में काम करने वाले श्रमिक हैं, सेट बाय गवर्नमेंट इज, मिनिमम कितना है ये? ₹115। ओके, द ग्रीन रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस्ड द फार्मर्स टू, हरित क्रांति क्यों आई? द ग्रीन रिवॉल्यूशन introduce the farmers to, ये किस लिए हुई? कल्टीवेशन ऑफ व्हीट एंड राइस है कि कल्टीवेशन ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स, या कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन, या कल्टीवेशन ऑफ फॉरेस्ट? किसकी खेती? हाँ, ये ठीक कह रहे हैं, दैट इज कल्टीवेशन ऑफ व्हीट एंड राइस, कल्टीवेशन ऑफ व्हीट एंड राइस, जिससे कि हमारे यहाँ अनाज की कमी ना हो। व्हीट एंड राइस, दीज आर द प्राइम कार्बोहाइड्रेट सोर्स, इन्हीं से एनर्जी मिलती है। चीनी खाने से तो हम, वो सप्लीमेंट है, वो सब तो अलग से है, नहीं भी होगा चलेगा, लेकिन व्हीट एंड राइस तो होना चाहिए। सो द स्मॉल फार्मर कंस्टिट्यूट अबाउट हाउ मच % ऑफ टोटल फार्मर्स इन इंडिया? द स्मॉल फार्मर्स तो संख्या में ज़्यादा है, लेकिन उनके पास ज़मीन कितनी है? कंस्टिट्यूट अबाउट, इंडिया में हाउ मच % ऑफ टोटल फार्म लैंड इन इंडिया? सो स्मॉल कंस्टिट्यूट हाउ मच %, यानी कितने परसेंटेज है ऑफ टोटल फार्मर्स इन इंडिया? लैंड की बात नहीं की जा रही। जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो टोटल फार्मर्स के कितने % हैं, ये पूछा जा रहा है। तो यानी छोटे किसान कितने? 80% छोटे किसान हैं, जिनके पास 2 बीघा या उससे कम की खेती होगी। ऐसे द न्यू वेज ऑफ फार्मिंग नीड, जो नई वे है अभी फार्मिंग की आई है, बहुत जो इवॉल्व हो गई है, तो उसमें क्या चीज़ चाहिए? क्या लेस लैंड चाहिए कि मोर कैपिटल चाहिए कि मशीनरी चाहिए कि ऑल ऑफ अबव चाहिए? द न्यू वेज ऑफ फार्मिंग,
तो क्या उसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, कि ज़्यादा ज़मीन चाहिए कि लेस लैंड चाहिए, ज्यादा जमीन। मोर कैपिटल चाहिए? एक्सक्यूज मी सर, हाँ, सर आपने जो क्वेश्चन नंबर 3 में आंसर लिखा ना 115 रुपीज सर, लेकिन मेरी बुक में तो लिखा है कि 300 रुपीज। एक मिनट, मेरी न्यू एडिशन की बुक है ना। एक मिनट में नेट से पता करता हूँ। द मिनिमम वेजेस सेट बाय गवर्नमेंट फॉर फार्म लेबरर्स इज, According to Topera, the minimum wages for a farm labourer set by the government were Rs. 60 per day. Wages of farm labourers in the Palanpur are less than minimum wages of such labourers. 60 पर डे बता रहा है। हाँ, बट इन माय बुक एक मिनट देखने दो हम, रिटन दैट रुपीज 300 पर डे। बट ये नेट में तो अपडेट बताता है ना, तो बिल्कुल अपडेट होना चाहिए, नहीं तो फिर एक दो साइट में और देख लें, सब जगह 60 लिख रहा है। ओके, गवर्नमेंट हाइक्स मिनिमम वेज फॉर एग्रीकल्चर लेबरर, इकोनॉमिक टाइम्स, ₹300 पर डे। आपकी न्यू बुक में लिखा है ना ये, यस सर। आप 300 ही है। ये अभी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है 1 मार्च 2017 में, तो अभी कितना बढ़ा के कर दिया है? 300 लिख लो। तो वो जो हम लोगों की बुक है, बुक के हिसाब से 60 रुपी है, लेकिन अभी 300 पर डे करो, तो ये बढ़ा दिया गया है। ठीक है, अब देखो कि No. नेक्स्ट क्वेश्चन कि न्यू वेज ऑफ फार्मिंग लैंड में क्या क्या चाहिए? लेस लैंड, मोर कैपिटल, मशीनरी, या ऑल ऑफ अबव? सर ऑल ऑफ अबव। हाँ, क्योंकि कम जमीन में भी काम चल जाएगा। ऑल ऑफ एबव। और सर मोर कैपिटल भी चाहिए और हाँ, ज़्यादा ज़मीन नहीं चाहिए, तो ऑल ऑफ एबव करेक्ट है। द मोस्ट abundant फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज, द मोस्ट abundant, जो बहुत मिल जाएगा आपको, इसकी कभी कमी ही नहीं पड़ेगी। फैक्टर वो ढूंढना नहीं पड़ेगा, ऐसे ही मिल जाएगा। ऑफ प्रोडक्शन इज, क्या चीज मिल जाएगी? जमीन, लेबर मिल जाएंगे आसानी से, कि जमीन मिल जाएगी, कि मशीन मिल जाएगी, कि सभी मिल जाएंगे? लैंड मिल जाएगी कि मशीनरी मिल जाएगी, या सब कुछ मिल जाएगा? मुझको भी यही लग रहा है, अभी देख के बताएंगे, क्योंकि लेबर की तो कमी नहीं होनी चाहिए, लेबर ही है। अब देखो, मल्टीपल क्रॉपिंग रिफर्स टू, growing more than one crop on the same piece of land during the year. refers to, that is a cultivation of wheat and rice, cultivation of 2 crops in alternate rows, cultivation of more than 1 crops on the same field on the same field each year। नहीं, लिखा है कल्टीवेशन मोर देन 1 क्रॉप ऑन सेम फील्ड ईच ईयर, और कल्टीवेटिंग क्रॉप्स एंड रियरिंग एनिमल ऑन सेम फील्ड। तो 2 आंसर हम बता रहे हैं, इनमें से एक बताओ। कल्टी, ये होगा क्योंकि सर उसमें देखो अब मैं ईयर में ही तो अलग अलग होता है। देख लो आप,
कल्टीवेशन ऑफ टू क्रॉप्स इन अल्टरनेट रोज, एक तो ये आंसर लाइकली है, तो ये हो सकता है क्या नो सर, कि अल्टरनेट आ गया ना। अल्टरनेट ही तो मल्टीपल क्रॉपिंग है कि, बट सर टू ही क्रॉप्स नहीं जरूरी है, ऐसा मोर भी हो सकता हाँ मोर भी हो सकता है, वो भी बात है। कल्टीवेशन मोर देन वन क्रॉप, वन क्रॉप, ठीक है, ऑन द सेम फील्ड ईच ईयर, तो वो तो लोग रबी खरीफ जायद अलग अलग उगाते ही हैं। सेम फील्ड ईच ईयर, ऐसा तो नहीं है कि गेहूं को आप जो है जायद में उगा दोगे, जब जिसकी फसल होगी, रबी की फसल में गेहूं है तो रबी में गेहूं उगेगा। तो अब ये चीज़ है, ज्वार बाजरा है खरीफ में उगेगा, तो इसका आंसर सी दिया है। लेकिन ठीक है। कल्टीवेशन मोर देन वन क्रॉप लिखा तो सी ही है, इसी को करना। बट बाय डेफिनेशन जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें अल्टरनेट रो था, टू और मोर देन टू था ना उसमें। सर मोर देन द क्रॉप ऑन सेम पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर था। सर हमारे टेस्ट में भी यही आया। तो क्या लिखा था आपने? सर यही वाला लिखा था। ठीक है। वर्किंग कैपिटल स्टैंड्स फॉर, That means raw materials and money in hand. It is known as working capital, and they are also used in production activities like purchasing raw materials. चार चीजें हैं, टूल, मशीन्स एंड बिल्डिंग। टूल्स, मशीन्स एंड बिल्डिंग, क्या ये वर्किंग कैपिटल है? No sir, ये तो उसमें फिक्स्ड कैपिटल हो गया। रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड, क्या ये हो सकता है? हाँ ये सही है, क्योंकि उसे बार बार खरीदना पड़ेगा रॉ मटेरियल को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ मॉडर्न फार्मिंग? विच वन ऑफ द फॉलोइंग is not an effect of modern farming? तो मॉडर्न फार्मिंग की वजह से बहुत कुछ हो रहा है, गलत भी हो रहा है। एक क्या सॉइल डिग्रेडेशन मॉडर्न फार्मिंग का इफेक्ट है कि नहीं है? इसी का ही है, वो फर्टिलाइजर्स केमिकल तो क्या उसका इफेक्ट नहीं है? ये तो सॉइल डिग्रेडेशन आपने बता दिया है, तो क्या उसका इफेक्ट नहीं है? पूछा नॉट एन इफेक्ट। नो सर ये नहीं है इसका आंसर। तो हमें ये बताओ कि डिफॉरेस्टेशन और डिक्रीज इन ग्राउंड वाटर, ये भी पानी भी खर्च हो ही रहा है ज़्यादा करने से, क्योंकि ये एक्सेसिव इरिगेशन चाहता है मॉडर्न वाला। और वाटर पोल्यूशन भी हो रहा है क्या इसकी वजह से? यस सर, इसका आंसर तो कोई होगा नहीं। अब आप बताओ क्या होगा। एक तो है, क्या नहीं हो रहा है मॉडर्न? हाँ, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें उसी ज़मीन पे ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा खेती की जा सकती, नई ज़मीन नहीं चाहिए, ठीक है, उसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। तो इसका आंसर कह रहा है वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन ही होगा फिर मॉडर्न। वैसे तो जो पेस्टिसाइड है वो रन ऑफ करके तो वहीं जाएगा वाटर में। अब लेकिन इसमें लिखा है कि केमिकल फर्टिलाइजर फार्मर्स दैट यूज दे में एस्केप फ्रॉम द सॉइल एंड पोल्यूट हो ही जाएगा। रिवर्स लेक्स। तो ये लर्न इंस्टा पे आंसर गलत होता नहीं है। अब लेकिन ये दे रहा है ऐसा, तो इसमें मुझे तो डिफॉरेस्टेशन लग रहा था। डिफॉरेस्टेशन, हाँ उसमें क्या लिखा है कि रन ऑफ हो जाता है ना? ये हो जाता है तो डिफॉरेस्टेशन ही होगा कि मॉडर्न इरिगेशन, ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उससे जंगल नहीं काटने पड़ेंगे।
अच्छा, हाउ मेनी फैमिलीज लिव इन विलेज पालमपुर? Sir, 450 families. So out of which 150 families are landless, हाँ 250 families are which have land, तो 60 families यानी are living in 150, villa farm. 250, 350, 450 क्या आंसर है? 450 ठीक है। क्या क्या है? 150, 250, 350, 450, 250. 450 टोटल फैमिली हो गई ना? So 450 families live in village Palampur. Okay. Where do most of small farmers borrow money to arrange the capital in Palampur? Where do The large farmers. most of the small farmers borrow money? वो कहाँ से पैसा उधार लेते हैं? To arrange for capital. कैपिटल तो सबको चाहिए, बीज खरीदने हैं। Sir, वो हाँ बोलो। large farmers. देखो, बैंक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, विलेज मनी लेंडर्स और फ्रेंड्स एंड रिलेटिव। विलेज मनी लेंडर्स, ये बात सही है। ऑपरेशन फ्लड्स से क्या लेना देना है? क्या ऑपरेशन? फ्लड क्या है, किससे रिलेटेड है बताओ? कंट्रोल फ्लड से है कि प्रोडक्शन ऑफ फिश या मिल्क प्रोडक्शन या ग्रेन प्रोडक्शन? बताओ प्रार्थना। मिल्क प्रोडक्शन ही होना चाहिए क्योंकि मिल्क प्रोडक्शन है। सर इसके बारे में तो बुक में लिखा ही नहीं गया। ये श्वेत क्रांति है और इसी से जो अमूल मिल्क है ना, वो सबसे ज्यादा पैदा किया गया। गुजरात ऑपरेशन फ्लड में सबसे ज्यादा इसने काम किया और दूध की कोई कमी नहीं हुई। सर ये बुक में कहाँ लिखा है? देखना पड़ेगा। सर ऐसा तो ऑपरेशन एक ऑपरेशन देखो, एक है ग्रीन रेवोल्यूशन आया है, एक है व्हाइट रेवोल्यूशन। ये व्हाइट रेवोल्यूशन है। सर व्हाइट रेवोल्यूशन नहीं लिखा हमारी बुक में। और ब्लू रेवोल्यूशन क्या है? सर वो भी नहीं लिखा गया। हम बताते हैं आपको। व्हाट इज ब्लू रेवोल्यूशन? सर एग्जांपल According to Patna University, फिशरी से संबंधित है refers to the कि remarkable emergence of ये जो हमारी पेनिनसुला है ना, पेनिनसुला में ज़्यादा से ज़्यादा लोग मछली का उत्पादन करें, मत्स्य उद्योग, तो उसको कहते हैं ब्लू रेवोल्यूशन। और वाइट रेवोल्यूशन है कि ज़्यादा से ज़्यादा दूध हो। और ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा गेहूं और चावल हो। समझ में आ गई बात? ओके सर। 3 तरीके के इंडिया में श्वेत क्रांति, नील क्रांति और हरित क्रांति, 3 क्रांतियां चलाई गई हैं। नाउ कंजम्पशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स इज हाईएस्ट इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर कहाँ यूज किया जाता है? सर पंजाब। कंजम्पशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। पंजाब। इज हाईएस्ट इन, चेक करके बताता हूँ। पंजाब में तो ओवर इरिगेशन तो होता ही है, पंजाब में ही सबसे ज्यादा केमिकल भी है, पंजाबी है। अब देखो, स्कोप ऑफ फार्मिंग एक्टिविटीज लिमिटेड इन पालमपुर। क्यों स्कोप ऑफ फार्मिंग एक्टिविटी क्यों लिमिटेड है? इज लिमिटेड इन पालमपुर। अच्छा, क्योंकि ड्यू टू फिक्स्ड अमाउंट ऑफ लैंड, लैक ऑफ इरिगेशन, लैक ऑफ लेबर, नन ऑफ द अबव। तो क्यों लिमिटेड है?
क्या वहाँ जमीन लैक ऑफ इरिगेशन नहीं है पालमपुर में, वहाँ पर ट्यूबवेल सिस्टम है, सब कुछ है, लेकिन वहाँ जो लैंड है वो बहुत छोटी छोटी है और अब वो फिक्स्ड है और ज़्यादा बढ़ाई नहीं जा सकती ज़मीन, तो इसलिए करीब 200 हेक्टेयर ऑफ लैंड है जो कि वहाँ 450 फैमिली में बटी हुई है। तो वहाँ पर क्या है, क्या फिक्स्ड अमाउंट ऑफ लैंड है। जब लैंड बच नहीं सकती तो लोग दूसरे कामों में जाएंगे कि नहीं, कि उसी जमीन पे 10 भाई मिलकर छोटी सी लैंड पे खेती करेंगे। तो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ, इसीलिए कुछ ग्रोसरी स्टोर खोल रहे हैं, कुछ डेयरी में जा रहे हैं, कुछ टेलरिंग कर रहे हैं, तो इस वजह से हाँ। अब हु इज द पर्सन हु पुट्स टुगेदर लैंड लेबर एंड कैपिटल, उसे क्या कहते हैं? हु इज ए पर्सन हु पुट्स टुगेदर मतलब जो लैंड लेबर एंड कैपिटल को एक साथ लगा दे, उसे क्या कहते हैं? मनी लेंडर, एंटरप्रेन्योर, जमींदार या मैनेजर? नहीं, एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर का मतलब है कि जो बिल्कुल नया नया बिजनेस शुरू करे उसको कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। तो उसके लिए गवर्नमेंट शुरू में 3 साल के लिए टैक्स की छूट भी देती है। जो एंटरप्रेन्योर्स हैं कि नए नए बिजनेस में जो इन तीनों को एक साथ लगाते, एक होता है कि अपने पिता की विरासत है, ज़मीन है, सब उसका कारखाना चल रहा है, उसी में काम करे, लेकिन जो ज़मीन खरीदे, उसमें मशीनरी खरीदे, उसमें लेबर बुलाए, उसमें पूंजी लगाए, तो उसे क्या कहेंगे? एंटरप्रेन्योर। 1 मिनट, हिंदी मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योर, In Hindi, that's उद्यमी, उसको उद्यमी कहते हैं। ठीक है, तो ये जहां एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत इजी होगा वहीं सबसे ज्यादा बिजनेस होंगे, यानी पूरे विश्व के लोग वहां करने आएंगे काम। भारत में इसे बहुत आसान बना दिया गया है। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स आर डेवलप्ड इन, तो ये कहाँ पे ये डेवलप किए जाते हैं? बता दो कहाँ पे प्रार्थना डेवलप किए जाएंगी ये? देखो, रिसर्च इंस्टीट्यूट, फैक्ट्री, कृषक भारती कोऑपरेटिव आर नन ऑफ दीज। रिसर्च इंस्टीट्यूट, प्रार्थना ठीक बता रही है। डेवलप्ड इन, रिसर्च जहाँ की जाती है वहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी, अभी जब आगे 10th से आगे जाओगे तो बायोटेक भी एक मिलेगा सब्जेक्ट, तो वहीं पे वो लोग यही काम करते हैं कि रिसर्च इंस्टीट्यूट। ऐसे आम खाने को मिलेंगे जिसमें गुठली ना हो, ऐसा पपीता होगा जिसमें बीज ना हो, वो सब वो कहाँ पे बनेगा? ऐसे सीड्स। रिसर्च इंस्टीट्यूट, बीज अनुसंधान केंद्र। विच खरीफ क्रॉप इज यूज्ड फॉर कैटल फीड? विच, खरीफ की ऐसी कौन सी फसल है जिसको मवेशियों का चारा जिससे बनता है? हाँ, खरीफ, ये बात सही है। क्रॉप इज यूज्ड, किसका खाना बनता है? मवेशियों का, कैटल का, जानवरों का, कैटल फीड। तो शुगर केन है, पोटैटो है, कि ज्वार बाजरा है, कि व्हीट है? हाँ, ज्वार एंड बाजरा। ज्वार बाजरा अगर बाजार में जाओगे बहुत सस्ता मिलता है, कहीं कहीं तो 5 रुपए किलो भी। हाँ, खरीफ क्रॉप जो ये जो है जैसे अप्रैल तक के, हाँ रेनी सीजन है, बिल्कुल सही है, क्योंकि सर्दियों की रबी क्रॉप है, उसमें गेहूं चावल है, वही मुख्य फसल है, और बाकी ये रेनी सीजन है, बीच के 3 महीने की जायद है, उसमें सब्जियां उगाई जाती हैं।
Which of the following is modern farming method? Which of the following is modern फार्मिंग मेथड? तो चार चीजें हैं: मल्टीपल क्रॉपिंग, यूज ऑफ HYV, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स बोथ बी एंड सी. Sir, both B and C. मल्टीपल क्रॉपिंग, ये बात सही है आपकी. मल्टीपल क्रॉपिंग तो बहुत कन्वेंशनल मेथड है, और यूज ऑफ HYV सीड्स थर्ड है. बहुत हल्का चल रहा है sir. अभी बस बदल देंगे, इंक खत्म हो गई. केमिकल फर्टिलाइजर्स, और डी क्या है? बोथ बी एंड सी. तो यही आंसर करेक्ट है. एक मिनट रुको. अब आगे देखते हैं कि which area in India has low level of irrigation? कहाँ पर कम पानी बरसता है? Which Sir, in western side. area in India? बोला है डेक्कन प्लेट्यू, कोस्टल रीजन, रिवराइन प्लेन्स, बोथ A and B. In India Both A and B. देखते हैं, हैज लो लेवल ऑफ इरिगेशन. इरिगेशन का मतलब सिंचाई. लो लेवल ऑफ इरिगेशन, जैसे यहाँ पर आप देखते हैं कि ओवर इरिगेटेड है पंजाब में, तो क्या डेक्कन प्लेट्यू में लो लेवल ऑफ इरिगेशन है? वहाँ खेत की सिंचाई ज़्यादा नहीं हो सकती है, Yes, sir, नहीं हो सकती वहाँ. क्योंकि वहाँ रेत वैसा कुछ है, लेटराइट सॉइल है. और कोस्टल रीजन, तो कोस्टल रीजन में भी क्या होता है कि वहाँ पर भी पानी अगर ज़्यादा डाल दो सब अंदर चला जाएगा रीजन. और रिवराइन प्लेन्स, जो रिवर से बने हुए प्लेन्स हैं, वो मालूम है क्या है? रिवराइन प्लेन कहाँ है? गंगा और यमुना की जो लाई हुई मिट्टी या सिल्ट से बने हुए रिवराइन प्लेन्स कहाँ पाए जाते हैं बताइए? क्या वो नॉर्थ इंडिया में पाए जाते हैं रिवराइन प्लेन? जो रिवर से प्लेन है, रिवराइन प्लेन. और पूछा गया है रिवराइन प्लेन बोथ A एंड B, तो क्या ठीक Sir, होगा? both A and B. तो बोथ A एंड B. तो ये लो इरिगेटेड इसलिए है क्योंकि वहाँ की जो नदियाँ हैं, क्या वो साल भर नहीं बहती हैं? क्या वो बर्फ के पिघलने से नहीं बनी है? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी. They are not perennial. यस, वो पेरिनियल नहीं है, वो सीजनल है. मल्टीपल क्रॉपिंग मीन्स, Sir, ये तो आपने करा दिया था ना पहले. अब यहाँ लिख रहा है ग्रोइंग ओनली 2 क्रॉप्स, ग्रोइंग ओनली 3 क्रॉप्स, अप टू 4 क्रॉप्स, मोर देन 1 क्रॉप. Sir, more than one crop वाला होगा option. The last option. तो ये लिख दें मोर देन 1 क्रॉप ना. Yes, sir, ये लिख दीजिए. यही होगा इसका आंसर. एक से ज़्यादा फसल उगा दी तो मल्टीपल क्रॉपिंग है. क्यों उगाते हैं एक से ज़्यादा फसल? ताकि सर टाइम उनका बच जाए और ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, ताकि हाँ? अगर एक क्रॉप खत्म हो जाए तो उसको बेच दिया जाए तो और दूसरे सर अगर एक क्रॉप में अगर कुछ इंसेक्ट आ गया तो हाँ, तो वो दूसरे में नहीं होगा. सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही.
Okay. HYV seeds stands for. The high yielding variety seed. High yielding variety seeds. Yielding varieties. Sir, ये varieties plural में होगा. Variety seeds. तो सर ये singular होगा. क्या? सर कुछ नहीं सर, वो मैं ठीक है। variety use बोल रहा था बस. हाँ ठीक है. अच्छा अब देखो, द मिनिमम वेज फॉर ए फार्म लेबर सेट बाई गवर्नमेंट इज, तो वो 300 ही है. अब इसने 60 रुपये लिखा है, लेकिन वो पुराना क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिक्स्ड कैपिटल? तो बताइए फिक्स्ड कैपिटल क्या हो सकती है? टूल एंड मशीन्स हो सकती है, फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स हो सकते हैं, सॉइल हो सकती है, सीड्स हो सकते हैं. क्या आंसर हो सकता है? Machine. हाँ, टूल एंड मशीन्स. बाकी पेस्टिसाइड्स और ये सब तो आपको खरीदने पड़ेंगे, तो वो कौन सा है कैपिटल? सर वो तो working capital में आ जाएगा. हाँ, वो वर्किंग कैपिटल है, जो हमें रेगुलर खरीदना पड़ेगा, वो वर्किंग कैपिटल होगा. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रोन इन रेनी सीजन? विच इज ग्रोन इन रेनी सीजन? ज्वार, बाजरा, व्हीट, सोयाबीन, राइस. तो ज्वार बाजरा. रेनी सीजन. सर खरीफ क्रॉप है ना ये दोनों. हाँ, ज्वार बाजरा. और जो सर खरीफ क्रॉप है वो पोटैटो कल्टीवेशन लास्ट होता है ना, उसको हम पोटैटो कल्टीवेशन नहीं करते हैं. पोटैटो कल्टीवेशन करते हैं. हाँ, ओके. नाउ MCQ चैप्टर 1 हिस्ट्री क्लास 9th. मैं मैप भी करा दूंगा आपको. करवा दी. तो फिर मैं मैप कराता हूँ आपको, ठीक है? मैप प्रैक्टिस क्लास 9th ज्योग्राफी. ज्योग्राफी कराइए ना. अच्छा, ओके ओके, ये भी ठीक है. MCQ चैप्टर 2 ज्योग्राफी. सिविक्स में भी है ना 2 चैप्टर. ये बात सही कह रही हो. तो ये दोनों करके ज्योग्राफी छोटा वो पहले हो जाएगा. हाँ कर लेते हैं. सो ज्योग्राफी का चैप्टर कौन है? फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया. ओके. नाउ द नदर्न मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय को क्या कहते हैं? हिमाद्री. हिमालय. मोस्ट रेंज ऑफ हिमालयाज इज, जो नॉर्थ में हिमाद्री. ये बात सही है, सर हम हिमाद्री. लोग ग्रेट और इनर हिमालयस भी बोल सकते हैं ना इसको. इनर हिमालयाज भी है. ग्रेट हिमालय, क्या इसी को ग्रेट हिमालय कहेंगे? इसको चेक. माउंट एवरेस्ट. ग्रेट हिमालय तो मुझे नहीं लगता है, मुझे लगता है आउटर वाले को. में आता है ना हिमालय में. ग्रेट हिमालय मैं एक बार देख के बताऊंगा. मुझे आउटर हिमालय ग्रेट लग रहा है. एक बार मैं देख लूंगा तो बताऊंगा, ठीक है? मैंने जो मैप देखा था तो एक, लेकिन ये इनर हिमालय तो है, इतनी बात तो सही है. कांगड़ा एंड कुल्लू वैली आर लोकेटेड इन. सर क्या? कांगड़ा और कुल्लू वैली. कुल्लू मनाली है, और ये कहाँ पर लोकेटेड है? वैली आर उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश. हिमाचल. लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश करेक्ट आंसर है. अच्छी जानकारी है. तो हिमाचल प्रदेश इज द करेक्ट आंसर. अच्छा, मजौली इज ए रिवराइन आइलैंड लोकेटेड इन द रिवर. तो मजौली रिवराइन. ब्रह्मपुत्र रिवर. अच्छा, सही बात है. मजौली
ये बुक का तो क्वेश्चन है नहीं, कहाँ से आपने किया? मजूली। वो कल टेस्ट हुआ था तो सर ने यही सारे क्वेश्चन दिए। अच्छा, मजूली इज रिवराइन, रिवर से बनी हुई आइलैंड है, लोकेटेड And sir, it is the largest inhabited riverine island in the world. इन द रिवर। तो ये एक तरीके का डेल्टा फॉर्मेशन है, रिवराइन आइलैंड। जब रिवर अपना पानी छोड़ती है ना सी में, तो डेल्टा फॉर्मेशन होता है, तो एक रिवराइन आइलैंड बन गया है, और वो मजूली है। वो कहाँ पर है? ब्रह्मपुत्र रिवर से बना है। नाउ दूधवा नेशनल पार्क कहाँ लोकेटेड है, किस स्टेट में? Sir, it is located in Pakistan. नहीं, ये तो इंडिया का है। Yes, sir. तो 4 है, असम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। कहाँ हो सकता है? Sir, Uttar Pradesh. उत्तर प्रदेश में नहीं होगा। उत्तर प्रदेश, सही कह रहे हो, उत्तर प्रदेश। सो दुधवा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश। दुधवा नेशनल पार्क इन यूपी इन मैप। तो हम बता देते हैं आपको कि ये कहाँ पर है, कि दिस नेशनल पार्क यूपी में किस जगह पर है। तो ये चीज बताई गई है कि एक मिनट, so national park and sanctuaries in UP now इसकी पोजीशन आप देख लेना, हमें तो दिख नहीं रही है कि कौन सा है यूपी में, बट ये यूपी में कहीं है। ओके, दुधवा नेशनल पार्क इज इन यूपी। इसमें ऐसे दिखा रहा है, बट ये कहाँ पर है इट इज नॉट सो क्लियर। पूरी रेंज दिखा रहा है। सो दैट इज दुधवा टाइगर रिजर्व। सो दुधवा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, that has not been shown over here। आप देख लेना कहाँ पर है, इस जगह पे कहीं पे दिखा रहा है। However, ये दुधवा नेशनल पार्क का पूरा मैप है, दुधवा नेशनल पार्क। इसमें कहाँ पर है, ये तो यूपी का मैप है, देख लीजिएगा खुद, इसमें पता नहीं चल रहा है। चलिए आगे देखते हैं, बट यूपी में है ये। द सॉइल कंटेनिंग कैल्शियस डिपॉजिट इज लोकली नोन एज, जिसमें कैल्शियम का डिपॉजिट हो जाए उसे क्या कहेंगे? कंटेनिंग कैल्शियस का मतलब कैल्शियम। सो कैल्शियस डिपॉजिट is locally known as। अब इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, भांगर, खादर, भाबर, कंकर। भांगर कहाँ पे होता है? सर ये नॉर्दर्न प्लेन में है और इसके अंदर ओल्ड एलोवियम सॉइल होती है। और खादर, भांगर, खादर और भाबर, ये थोड़ी सॉइल है। एक मिनट, ये सारी चीजें अब देख लेते हैं। और ये कंकर, तो जिसमें कैल्शियम डिपॉजिट होगा उसे क्या कहेंगे? कांकर कहेंगे। जो वैली के
जो वैली के नीचे का हिस्सा है वहां पे जो बड़े बड़े पत्थर पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? The conquered. वो भांगर कहलाते हैं। लेकिन अगर किसी में कैल्शियम डिपॉजिट हो जाएगा तब उसे क्या कहेंगे? कंकर। Conquered. और ये जो वैली के नीचे है, जैसे हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में क्या पाया जाएगा? क्या यहाँ नदियाँ खो जाती हैं और फिर अचानक क्योंकि बड़े बड़े कंकड़ के अंदर चली जाएंगी ये बड़े बड़े जो भांगर है? आप खादर देखें कहाँ पर पाई जाती है। सो Sir, खादर तो वहाँ होती है ना, एक नया मतलब एक तरह का क्षेत्र होता है जो कि खादर plain इज में होता है. व्हाट एंड फाउंड वेयर? Here's a summary from Wikipedia. A pud. एक मिनट। खादर। सो एक तो हो गया भांगर। खादर Sir, खादर में तो agriculture बहुत अच्छा होता है ना वहाँ. Best खादर इज फाउंड इन इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र फ्लड प्लेन, यानी जहाँ पर जो फ्लड प्लेन है हम लोगों का जितना भी है ये सब यूपी बिहार है, ये नदन प्लेन जितना भी पूरा है ना एलुवियल सॉइल, वो सब खादर है। तो अगर हम देखेंगे तो ये मैप में नाउ अब इसमें जो हिमालयन रेंज के ठीक नीचे है इसकी तलहटी में सिर्फ 12 किलोमीटर की बेल्ट, उस 12 किलोमीटर में क्या पाया जाएगा? भांगर। और जो बड़ी सी प्लेनर एरिया पंजाब तक फैली है ये वाली, यहाँ क्या पाया जाएगा? क्या खादर? Yes, sir. ये फाइन सॉइल है, ठीक है। और ये कंकर है, तो कंकर किसको कहेंगे? जिसमें कैल्शियम डिपॉजिट हो गया, ठीक है। एंड नाउ वी विल सी वेयर भाबर इज फाउंड। तो भाबर भी देख लेते हैं। तो अगर 4 It एमसीक्यू is found in the descending part of mountains. दैट इज भाबर, ये करेक्ट हो सकता है। सो sediments now एक मिनट। सो भाबर प्लेन इज लोकेटेड इन शिवालिक्स में है, जम्मू टू असम। तो ये क्या है? भाबर टैग का ग्रेवल है, अनअसॉर्टेड डिसेंडिंग पार्ट्स ऑफ माउंटेन कहा जा सकता है। सो इट इज फाउंड, जो यहाँ पर पाया जाएगा उसे क्या कहेंगे? डिसेंडिंग। भाबर. हाँ, ये भाबर है। और जो नीचे पाया जाए उसे क्या कहेंगे? भांगर। भाबर, भांगर, खादर। और कहीं पर अगर कैल्शियम आ जाए, कैल्शियम जैसे जहाँ ये राजस्थान में कैल्शियम बहुत ज़्यादा है, तो उसे क्या कहेंगे? Conquered. हाँ, दैट इज कंकर। नाउ वैसे कहा गया है जो तराई एरिया है, तराई ट्रैक, वो पूरा भाबर है, That is so- क्योंकि वो that is descending में है। marshy area. तो ये चीज है। और बाकी इसके नीचे यहाँ पर एक है, थोड़ा डिसेंड करें तो भाबर, और डिसेंड करें तो जो अब थोड़ा और नीचे पहुँचेंगे तो उससे भांगर आएगा, और नीचे चलेंगे तो फिर क्या आ जाएगा? खादर। तो ये लगातार ऐसे आएंगे, क्योंकि आपको मालूम है ये हिमाचल प्रदेश तलहटी में है, पहाड़ के नीचे नीचे के हिस्से में। तो वहाँ पर ये हिमाचल प्रदेश में ये चीज़ पाई जाएगी। फिर थोड़ा सा और नीचे चलोगे तब भांगर आएगा। तो आप ये समझ लें कि सबसे ऊपर भाबर होगा, और भाबर के नीचे क्या होगा? भांगर। खादर. और फिर आएगा खादर। खादर की सबसे चौड़ी बेल्ट होगी, ये 200 किलोमीटर की होगी, जबकि ये 5 या 10 किलोमीटर की होगी, और ये भी 10 किलोमीटर की होगी। और जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो क्या सॉइल फाइन होती जाएगी? Yes, sir, the right region are right. हाँ,
तो ये चीज़ है सब। तो ये यहाँ से यहीं पर ही तराई रीजन है, फिर और नीचे चलने पर फिर धीरे धीरे आप प्लेन की ओर बढ़ते हैं। रीजन में तो दुधवा नेशनल पार्क है। हाँ, तो तराई रीजन में है नाउ। ओके, सो एक मिनट, MCQ चैप्टर 2 ज्योग्राफी क्लास 9th। ओके, नेक्स्ट देखते हैं द हाईएस्ट पीक इन ईस्टर्न घाट्स। तो हमारे यहाँ पर ये क्या है, क्या ये वेस्टर्न घाट्स है और ये ईस्टर्न घाट है? तो इसमें कौन सा हाईएस्ट पीक है ईस्टर्न घाट में? देखो ये वेस्टर्न घाट है, यहाँ ये पूरा प्लेट्यू है, तो क्या यहाँ से कुछ नदियाँ यहाँ गिरेंगी और कुछ नदियाँ यहाँ गिरेंगी? तो जो इधर गिरेंगी तो यहाँ घाट बनेगा प्लेनर रीजन, और वहाँ गिरी तो कौन सा, तब भी तो घाट बनेगा कि नहीं? और ऊपर से धीरे धीरे ऐसे ये गया है, यहाँ से ये सबसे ऊंचा है वेस्टर्न से प्लेट्यू में, और धीरे धीरे वहाँ, हाँ तो ये ज्यादा ऊंचा है। ईस्टर्न घाट में महेंद्रगिरी है। तो वही वो पूछ रहा है ईस्टर्न घाट की सबसे बड़ी पीक कौन सा है? तो महेंद्रगिरी 1501 मीटर। क्योंकि अनाई मुडी है और इसके अलावा महेंद्रगिरी, ये सब तो यहाँ हैं, और डोडा बेटा है, ऊटी भी है, ऊटी कर्नाटका में है, कडाई कोनाल में। तो कौन सा ईस्टर्न घाट में पड़ता है हाईएस्ट? हाँ, महेंद्रगिरी करेक्ट है। सो द हाईएस्ट पीक इन ईस्टर्न घाट, ओके, पीक इन ईस्टर्न घाट इज महेंद्रगिरी। जैसलमेर कहाँ पर है? सर राजस्थान, वेस्टर्न घाट। जैसलमेर राजस्थान में है, इज इन राजस्थान। यहाँ से वेस्टर्न घाट को हम लोग सह्याद्री रेंज भी बोलते हैं ना। सह्याद्री रेंज चेक कर लेंगे, अच्छी बात आपने बताई है, सह्याद्री रेंज है ना। सो 8 ये देखते हैं कि बर्चन्स आर फाउंड इन, बर्चन्स कहाँ पाए जाते हैं? बर्चन्स क्या होते हैं? फाउंड इन, सो डेजर्ट रीजन, प्लेन रीजन, प्लेट्यू एंड हिली रीजन। चार आंसर दे रहा है। सो लेट अस सी, बर्चन्स आर फाउंड now Sir, birches are found in Indian desert, sir. okay, just we should see it कि बर्चन्स क्या है? ये एक तरीके का Dunes. ड्यून्स है। बर्चन्स किसको कहते हैं? ये ड्यून्स। तो ये जो ड्यून बन रहा है इसे बर्चन कहते हैं। ये दिख रहा है ना सिल्वट, सैंड ड्यून्स, Yes, sir. तो ये इनको कहते हैं बर्चन्स। तो ये It is formed when the wind हाँ। direction and wind speed. तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं? बर्चन्स आर फाउंड इन, Desert. सो इट इज फाउंड इन डेजर्ट रीजन्स। सैंड ड्यून्स भी कहते हैं इसको, Yes, sir. सैंड ड्यून्स। सो डेजर्ट रीजन। Now, the northern part of western coast is called the northern part of western coast। देखो ये वेस्टर्न कोस्ट में दो चीजें हैं, नीचे मालाबार कोस्ट है, तो ऊपर क्या है बताओ?
क्या कोंकण कोस्ट है कि मालाबार कोस्ट है कि कोरोमंडल कोस्ट है कि कन्नड़ प्लेन है? सर कोंकण। कोंकण ठीक बताया, क्योंकि ये देखो ये कोंकण है और ये मालाबार है। अच्छा, ये कन्नड़ है क्या इधर? और ये कोरोमंडल है, उड़ीसा वाले सब कोरोमंडल अपने आप को कहते हैं। मंडल नाम भी रखा है लोगों ने। बोलो, 4 चीजें समझ में आ गई कि कन्नड़ कोस्ट कहाँ पर है? सदर्न पार्ट ऑफ ये ईस्टर्न घाट, और नदर्न पार्ट पे कोरोमंडल। इसके नदर्न पार्ट पे कौन है? कोंकण। कोंकण रेलवे से सफर किया है? बहुत मजेदार होगा। आगे देखना। सो लेक चिल्का सबसे बड़ी लेक है, कहाँ पर है? उड़ीसा में। सही बात है। In eastern coast of Odisha. हाँ And sir, it is famous for migratory birds in winters. हाँ, तो बाहर के देशों से इसमें माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे पक्षी। ऑफ, सो इट इज ओडिशा। ऐसे लगती है जैसे सी टाइप हो। ए लैंड मास बाउंडेड बाय सी ऑन 3 साइड्स। एक लैंड मास है जो 3 तरफ अगर सी से घिरा हुआ है तो उसे क्या? हाँ, अ लैंड मास, इंडिया वैसा ही है, बाउंडेड Yes sir, it is a peninsular collective India. बाय सी ऑन 3 sides इज कॉल्ड, इंडिया को सब कॉन्टिनेंट भी कहते हैं, इज कॉल्ड पेनिनसुला, प्रायद्वीप। Yes sir. चारों तरफ अगर घिरा है तब तो द्वीप है, और 3 तरफ घिरा है तो प्रायद्वीप। Peninsula. और चारों तरफ गिर गया कोई चीज तब उसे क्या कहेंगे? द्वीप, आइलैंड। तो उसे क्या कहेंगे? Island, हाँ। आइलैंड। और अगर 3 तरफ गिरा है तो तब उसे प्रायद्वीप। प्रायद्वीप कहेंगे। अब देखो, माउंटेन रेंज इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया फॉर्मिंग इट्स बाउंड्री विद म्यांमार आर कलेक्टिवली कॉल्ड। तो ईस्टर्न पार्ट में माउंटेन रेंज है और उसकी म्यांमार के साथ बाउंड्री लगती है, उस माउंटेनियस रेंज को क्या कहेंगे? माउंटेनियस रेंज, माउंटेन रेंज in eastern part of India forming its boundary with Myanmar are collectively called Himachal, Uttarakhand, Purvanchal, none of these. हिमाचल। Collectively called, तो सिर्फ पूर्वांचल। अब सही कहा, क्योंकि पूर्वांचली हैं ये जो बिहार वाले हैं, वो सब पूर्वांचल कहते हैं। हिमाचल तो इधर है, हिमाचल प्रदेश में, North. उत्तरांचल में हरिद्वार की तलहटी ये सब है, तो इसको पूर्वांचल कहते हैं। वहाँ का कल्चर भी पूर्वांचल का, ये सब मगही बोली जाती है, मिथिला बोली जाती, मैथिली, ये चीज है। नाउ द वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप साउथ ऑफ गोवा इज रिफर्ड, द वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप साउथ ऑफ गोवा इज रिफर्ड। देखो, गोवा के नीचे चले जाओ, गोवा बहुत ऊपर है, तो ये यहाँ से ये गोवा है, और यहाँ के साउथ में चले जाओ तो ये स्ट्रिप क्या कहलाती है? सही कह रही हो, कोंकण। सो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, कोरोमंडल, कोंकण, कन्नड़ एंड नदन सिरकार। कोंकण।
इसमें कन्नड़ दिया हुआ है वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप पे साउथ ऑफ गोवा। चेक कर लेते हैं सेंट्रल स्ट्रेच पे है ना एकदम। कहाँ पे है। सर वो तो सेंट्रल स्ट्रेच है ना, एकदम बीच में आता है। हाँ हाँ, ये मुझे ओके, मैं ये देख लेता हूँ, मुझे भी डाउट लग रहा है। सो सर आप वो ऊपर वाले मैप दिखा दीजिए। ऊपर वाला सर, मैप जहाँ पर देखो। आपने हाँ, ये देख लो। तो उसके नीचे वाला। हाँ, तो हम इसमें लिख लेते हैं दैट इज वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप साउथ ऑफ गोवा को क्या कहेंगे। वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप एट साउथ ऑफ गोवा इज कॉल्ड। According to Vedantu, the western coastal strip that runs from south from Goa to the southernmost tip of India is called the Malabar Coast. वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप्स दैट रन्स फ्रॉम साउथ ऑफ गोवा, कह रहा है मालाबार कोस्ट। ये तो सर क्योंकि देखिए कोंकण जो कोंकण है उसके नीचे ही तो है वो, मतलब बीच हाँ, में है तो- ना कि वो गोवा, उसके नीचे मालाबार तो आ ये गया। बात सही है, नेट पे यही कह रहा है, तो इसका आंसर हम मालाबार कोस्ट ही लिख देते हैं। इट इज कॉल्ड, वैसे ऑप्शन में नहीं दिया लेकिन मालाबार ही होगा या कोंकण होगा। तो कोंकण रेलवे से तो हम चले जाते हैं गोवा तक और उससे नीचे जाएंगे तो मालाबार कोस्ट, क्योंकि मुंबई से ही मालाबार कोस्ट लग जाता है, वहीं मालाबार हिल है जहाँ सारे लोग रहते हैं। सो मालाबार कोस्ट गुजरात में कोंकण है। अब देखो कि द हाईएस्ट पीक इन ईस्टर्न घाट क्या है, ये पूछा जा चुका है ना। महेंद्रगिरी नहीं, महेंद्रगिरी है। दोस्त पर महेंद्रगिरी। तो महेंद्रगिरी मुझे लगता है यहाँ कहीं होगा, इधर नीचे ही है सारे, इधर ही इधर है तीन, ये है महेंद्रगिरी की पोजीशन। एक इसमें डोडा बेटा है, एक अनाई मुड्डी है, अनाई मुड्डी नीचे होगा और ये महेंद्रगिरी है। ये सब वो वेस्टर्न में है ना, वो वेस्टर्न के हाँ, हाईएस्ट पीक है अनाईमुड़ी में। महेंद्रगिरी ये हमने उस दिन देखा भी था, ये तीनों, ये था अनाई मुड्डी था और ये डोडा बेटा ये था। तो डोडा बेटा ये दोनों वेस्टर्न में थे और ये वाला ईस्टर्न में। महेंद्रगिरी अभी बताया नहीं, कितना बताया था, 1500 कितनी, 1501 मीटर। 1501। इसकी हाइट छोटी छोटी है जबकि 6000 से ऊपर है सारे इधर वाले में जो अनाईमुड़ी की 2695 मीटर। हाँ, ये डोडा बेटा की ये सब नीचे। 267 हाँ, मीटर। तो और जबकि हिमालय के सभी बहुत 6000 से ऊपर के हैं। ओके, नाउ अ नैरो गैप इन माउंटेनियस रेंज प्रोवाइडिंग एक्सेस टू अदर साइड, उसे क्या कहते हैं। द नैरो गैप, द नैरो गैप इन mountain range providing access to other side। कि दूसरे माउंटेन तक हम पहुंच जाएं उसे क्या कहेंगे। दैट इज, इट इज कॉल्ड पास। जैसे एक माउंटेन है तो एक माउंटेन और दूसरा माउंटेन, इसके पीछे भी बहुत सारे माउंटेन हैं, तो अगर हमें वहां तक जाना है तो यहीं से तो होके जाना पड़ेगा नैरो गैप, तो उसको क्या कहेंगे, पास। ये सैनिक लोग इसी पास से गुजर के फिर वहां से जाके दूसरे पास से गुजरेंगे तब वो तीसरे पहाड़ पे पहुंच जाएंगे। अलग अलग रेंज होगी कि नहीं, शिवालिक, फिर इंदुस रेंज, फिर ग्रेटर हिमालय, तो उनसे पास होने के लिए नीचे से तो जाना पड़ेगा। तो इस कॉल्ड हाँ, कराकोरम पास, ऐसे अलग अलग पास बने हुए हैं, तो वहां से वो लोग जाते हैं। क्या, हाँ बस उसी तरीके से है। विच टू हिल्स आर लोकेटेड इन साउथ ईस्ट ऑफ ईस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट में कौन सी दो हिल्स हैं। विच टू हिल्स, हिल्स थोड़ा छोटी हाइट की होती हैं, आर लोकेटेड इन साउथ ईस्ट
ऑफ ईस्टर्न घाट। तो अब कहा है मीजो हिल्स एंड नागा हिल्स, जवादी हिल्स एंड शेवरॉय हिल्स। इट इज करेक्ट। यानी कौन कौन से हैं? जवादी हिल्स एंड शेवरॉय हिल्स, दीज आर लोकेटेड। तमिलनाडु के वहाँ जंक्शन पे मिलता है ना, ईस्टर्न ऑफ ईस्टर्न घाट के। हाँ, दीज आर। और ये हिल्स छोटी होंगी पहाड़ियाँ, ये ज़्यादा महेंद्रगिरी जैसी ऊंची नहीं होंगी, हिल्स ही ऐसी होंगी, और माउंटेन टॉप ऐसे होंगे। तो ये महेंद्रगिरी माउंटेन टॉप है और ये हिल्स ये हैं। 16 नाउ लॉन्जिट्यूडनल वैलीज लाइंग बिटवीन लेसर हिमालय। मान लो ये एक हिमालय है, ये दूसरा हिमालय है, तो इसके बीच के रास्ते को क्या कहेंगे? सर उसको तो हिमाचल बोलेंगे ना। दून नहीं कहेंगे, जैसे देहरादून। सर लेकिन जो दून वाले तो वो तो शिवालिक रेंज में आता है, वो तो आउटर मोस्ट रेंज है। रेंज नहीं, दो रेंज के बीच में आएगा हमेशा, कभी भी दून दो रेंज के बीच में आएगा। दोनों तरफ पहाड़ी होगा, बीच में छोटी जो जमीन होगी उसमें कोई शहर बसा होगा। तो द लॉन्जिट्यूडनल वैलीज, देहरादून, कोटलीदून, पाटलीदून। हाँ यस यस, यही चीज है। तो लाइंग बिटवीन लेसर हिमालयाज, लेसर हिमालयाज के बीच में वहाँ लोग रहते भी हैं, खतरा नहीं है इतना। हिमालयाज एंड शिवालिक, शिवालिक सबसे नीचे की है। शिवालिक रेंज इज कॉल्ड दून्स। देहरादून, पाटलीदून, कोटलीदून ये सब यहीं से हैं। इन विच डिवीजन ऑफ हिमालय आर द फेमस वैली ऑफ कश्मीर, कांगड़ा एंड कुल्लू लोकेटेड? इन विच डिवीजन ऑफ हिमालय सर हिमाचल और लेसर हिमालयाज। are famous valleys of Kashmir, Kangra and Kullu located? सर वैसे तो स्टेट हिमाचल प्रदेश और इसको बोलते हैं हिमाचल या फिर लेसर हिमालयाज। That is हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक और दून, चार नाम दिए गए हैं। हिमालय में ये जो हिमालय की जो तीसरी रेंज है, हिमाचल इसमें हिमाद्री है और साथ में हिमाचल भी है और शिवालिक भी है। तो हिमाचल में ये सब हिमाचल कहा गया है। हिमाचल, ये हिमाद्री हो गई। तो लोकेटेड, दैट इज हिमाचल। विच डिवीजन ऑफ हिमालय? इट इज हिमाचल। स्टेट तो हिमाचल प्रदेश है ना। हाँ, उस वो एक स्टेट है, लेकिन ये सारे के सारे कश्मीर, कांगड़ा, कुल्लू ये सब इसी रेंज में है। ये रेंज भी है हिमाचल। ये हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक ये सब रेंज हैं। अगर आप अपनी बुक में देखेंगे सो लोअर रेंज ऑफ हिमालय में क्या क्या मौजूद है, सो ये चीज हम देख सकते हैं। कांगड़ा, हाँ, कुल्लू। सो लोअर रेंज ऑफ हिमालयाज इन मैप। तो Here इसी is a map of Mahabharat Lake, Mudi 33,200 Nepal. नाउ इसमें देखने से ये सब लोकेटेड हैं। धौलाधार, पीर पांचल, महाभारत। एक मिनट। तो अगर हम देखेंगे तो मैप में आपको ये सब चीज मिल जाएगी कि कौन कौन सी चीज है। ये अब इसमें देखो क्या क्या चीज कही गई है कि हिमालय में कौन कौन से 3 पार्ट हैं। तो हिमालय में सबसे पहले क्या है कि ग्रेटर हिमालय है और उससे नीचे लेसर। हिमाचल को ग्रेटर हिमालय से बोलते हैं ना। अब इसमें देखो ग्रेटर हिमालय कहा गया है कि एक ये जो सबसे टॉप मोस्ट है उसे क्या कहा जाएगा? हिमाद्री।
सबसे टॉप मोस्ट को बुक में देखो क्या लिखा है. So the northernmost range is known as Great or Inner Himalayas or Himadri. लेसर हिमालय. एक मिनट. लेबल्ड डायग्राम ऑफ हिमालयाज इन मैप ऑफ इंडिया. तो अभी इसमें हम इसको क्लियर कर लेते हैं कि कौन कौन सा इसमें रेंज है. ठीक है. ना देखो इसमें अगर हम देखेंगे तो ये हिमालय है, तो हिमालय में अलग अलग रेंज है. सबसे So ऊपर तो सर हिमाद्री होगी ना? हिमाद्री है ना. Yes sir. ओके. So northern में है. हिमाद्री रेंज इन हिमालयाज. According to Wikipedia, the Great Himalayas or Greater Himalaya. एक मिनट. लेट अस अगेन रिवाइज इट कि इसमें कौन कौन सी चीज है. देखो इसमें एक दिया है ग्रेटर हिमालय, बीच में दिया है ग्रेटर हिमालय, फिर उसके नीचे क्या दिया है शिवालिक्स. ग्रेटर हिमालय दिख रहा है कि ग्रेटर हिमालय, उसके नीचे शिवालिक्स है और उसके ऊपर कराकोरम है, ऐसा दिया गया है. तो इसमें बाकी तो अलग अलग. Another name of Himadri. ओके. अदर नेम ऑफ हिमाद्री. According to Vedantu, Himadri. Yes, Himadri Himadri is is also known known as as Greater Greater Himalaya. Himalayas. It It is is- famous for the highest. हिमाद्री इज द ग्रेटर हिमालय. तो ये जो बीच का रेंज है वो हिमाद्री है. ओके. और जो सबसे नीचे है वो शिवालिक है. नाउ वी आर एट की ओके कि इन विच ये सारी चीजें कहाँ लोकेटेड हैं. तो हिमाचल में एक हिमाचल रेंज भी है, उसमें लोकेटेड है. ओके. वैसे तो इसमें हिमाद्री रेंज भी है, शिवालिक रेंज भी है, और हिमाचल रेंज भी और दून्स भी है. दून्स में तो नहीं लोकेटेड है. तो ये जो वैलीज हैं ये कहाँ लोकेटेड है. दून तो बीच में होता है. तो अब इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं. एक दिया है हिमाद्री, तो हिमाद्री बीच वाली है ना. Yes sir. ग्रेटर हिमालयाज, क्या इसी को हिमाद्री कहेंगे. और सबसे ऊपर कराकोरम रेंज है Yes sir. रेंज, और बीच में इंदुस है. जिस रेंज को हम लोग ये सब कह रहे हैं वो क्या है इंदुस, और नीचे शिवालिक है. वैसे तो 3 रेंज ही मेन है, लेकिन अब इसमें ये चीज कही गई है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि हिमाद्री में ये सारे हैं, या हिमाचल में है, या शिवालिक में है, या दून में है. Himachal. हिमाचल और शिवालिक और दून. तो ये चीज नेट पे आप देख लेना कि इस क्वेश्चन को डालोगे तो इसका आंसर. इसमें लिखा हुआ है, बुक में भी लिखा है, पीर पांचल रेंज कंसिस्ट ऑफ वैलीज लाइक कश्मीर, कांगड़ा एंड कुल्लू व्हिच आर लोकेटेड इन हिमाचल. तब तो ठीक है. नाउ व्हाट आर लेसर हिमालयाज नोन एज. लेसर हिमालय को क्या कहते हैं. सर हिमाचल. व्हाट आर लेसर हिमालयाज नोन एज. तो हिमाचल कहते हैं, यानी एक तरीके से लोअर हिमालय है लेसर हिमालय. बीच वाला ग्रेटर हिमालय, ये लेसर हिमालय है. ठीक है. सर हिमाद्री के साउथ में ही है सर, और ये सबसे ज्यादा माउंटेन इसमें बहुत है. हिमालयाज नोन एज, और ये कई रेंजेस में बटा हुआ है. सो इट इज हिमाचल. ओके. विच इज द हाईएस्ट पीक इन इंडिया. सर इंडिया कंचनजंगा विच इज 3598 meters. द हाईएस्ट, क्योंकि माउंट एवरेस्ट तो नेपाल में है. सो हाईएस्ट पीक इन इंडिया.
सो एक है माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंगा पर्वत और नंदा देवी। तो कौन सा है? सर कंचनजंगा सबसे बड़ा है, क्योंकि नंगा पर्वत जो है वो तो इंडिया में सेकंड नंबर पे है हाँ, सबसे बड़ा। कंचनजंगा। इसकी कितनी हाइट है कंचनजंगा की? सो कंचनजंगा की हाइट देख के बताओ, एक टेबल बन। कंचनजंगा की तो वो है 8598 मीटर। 8598 है तो ये कम है। ये इंडिया की है, इंडिया की हाईएस्ट रेंज है, ठीक है। 8848 उसकी है माउंट एवरेस्ट की, तो इससे थोड़ी सी 300 मीटर कम है। विच आर द यंग फोल्ड माउंटेन्स? विच आर द यंग फोल्ड? हिमालयन माउंटेन्स। हाँ, तो ये कौन सी लैंड थी जो टकरा गई यूरेशिया से, जिससे ये बना सर मतलब माउंटेन? गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड जब यूरेशिया से टकराई तभी तो ये फोल्ड बने हिमालय के। तो दैट इज यंग फोल्ड माउंटेन्स कौन से हैं? हिमालयाज। नाउ, और नहीं तो गोंडवाना लैंड और पहले यूरेशिया मिलके ल्यूरेशिया कहलाता था, और फिर बाद में वो टूट गया, फिर उसके भी कई टुकड़े हुए, फिर से मिल गया, ऐसा हुआ है। सिंगल एक टेक्टोनिक प्लेट थी, उसी से ये सारे बने हैं। Geographically, which of the following physiographic division of India is supposed to be one of the most stable land block? तो कौन सा ऐसा लैंड ब्लॉक है जो मोस्ट स्टेबल कहा जा सकता है? हिमालय, जिसमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ, नर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू या इंडियन डेजर्ट? जो इंडियन डेजर्ट नहीं है, पेनिनसुलर प्लेट्यू। गोंडवाना लैंड में भी जैसा पेनिनसुलर प्लेट्यू था वही अभी भी है, क्योंकि वो जो चीज़ टकराई है तो वहाँ टकराने के बाद क्या हुआ? टकराने के बाद हिमालय बन गया, एक तरीके की कन्वर्जिंग वो हो गई, है ना, तो फोल्ड हो गया। और यहाँ पर डेजर्ट भी अभी थोड़े समय पहले बने हैं। ये जो पहले ये डेजर्ट थे ये उतने ओल्ड नहीं है। थार डिजर्ट्स आर द न्यूवेस्ट डिजर्ट। और नदर्न प्लेन भी हिमालय के बनने के बाद नदर्न प्लेन बना होगा, तो क्योंकि जब हिमालय बना होगा तभी। लेकिन जो प्लेट्यू है, क्या ये गोंडवाना लैंड के साथ चल चल के आया? और एक्सेस साल्ट की वजह से जो बीच में एक सी था, तो टेथिस सी का कुछ पानी वहीं फंस गया, और उसी एक्सेस साल्ट की वजह से क्या ये थार डेजर्ट बना? तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी पेनिनसुलर प्लेट्यू तो हमेशा से रहा है, गोंडवाना लैंड में भी रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिवीजन? विच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया? पेनिनसुलर प्लेट्यू है, उसमें वो इग्नियस और हाँ। मेटामॉर्फिक रॉक्स भी है ना। हाँ, उसी में ही है, वो लावा से बना है। उसमें बेसाल्ट का जो है खनिज पाया जाता है, जो कि मैग्नेटिक होता है, ब्लैक कलर का। इट इज द एक्यूमुलेशन, ये चीज है विच इज सपोज टू बी। डिवीजन ऑफ इंडिया इज जो है एक मिनट, इज फॉर्म्ड मोस्ट स्टेबल, जो बहुत स्टेबल है। तो कौन सा मोस्ट स्टेबल है? पेनिनसुलर प्लेट्यू। फॉर्म पे नहीं, मोस्ट स्टेबल लिखो। मोस्ट स्टेबल, तो ये पेनिनसुलर प्लेट्यू ये सबसे ज़्यादा है, ये बिल्कुल पुराना है। ओके, नाउ विच is formed out of accumulation is Tethys geocycline. So which physiographic division in India, which physiographic division? Division division was formed, जो बना है आउट ऑफ एक्यूमुलेशन इन टेथिस जियोसाइक्लाइन।
आउट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ टेथिस। टेथिस सागर था बीच में, और उसकी जो प्लेट थी वो फोल्ड हो गई, तो जियोसाइक्लाइन उसको कहा गया है। तो किसके फोल्ड होने से, ये जो कौन सा फिजियोग्राफिक डिवीजन इंडिया का बना है, टेथिस जियोसाइक्लाइन के फोल्ड होने से? क्या हिमालय बना है, कि पेनिनसुलर प्लेट्यू बना है, कि नदर्न प्लेन्स बने हैं? सर पेनिनसुलर प्लेट्यू। हिमालय बना है। टेथिस सागर में जब फोल्ड हुआ, ये एक के ऊपर एक चढ़ गई, तो चढ़ने से क्या बना, दो टेक्टोनिक प्लेट चढ़ गई, तो ये बीच में टेथिस सागर था, उसको वो कर दिया, तो हिमालय बन गया। हिमालयाज, ठीक है। नाउ अभी ये इसके कुछ क्वेश्चन बच रहे हैं, और एक और चैप्टर है, और साथ में मैप भी है, तो उसको हम लोग अब करेंगे 4 बजे। ओके, शाम के। हाँ, शाम के 4 बजे। अभी 1 आवर 15 मिनट की क्लास होगी। अभी के लिए इतना ही रखें। ओके सर, गुड टू ओके।